14 मई 2025 इस दिन बलूचिस्तान ने खुद को एक आजाद मुल्क घोषित कर दिया। हाईवे जाम कर दिए गए। भले ही पाकिस्तान आर्मी ने वापस मोर्चा संभाल लिया हो, पर सवाल है आखिर कब तक। ये जो आग 78 साल पहले जिन्ना ने पाकिस्तान में लगाई थी, उसकी लपटें शायद एक दिन पूरे पाकिस्तान को ही जलाकर राख कर देंगी। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक आंकड़े से समझिए। बलोच राजी आजोई संगर BRAS बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग रखने वाले 30 से भी ज़्यादा रेजिस्टेंस फोर्स का एक ग्रुप है। इसने साल 2023 से 2025 तक यानी अब तक 1000 से भी ज़्यादा हमले किए हैं। ये सभी हमले पाकिस्तान की जनता पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी पर किए गए हैं। BRAS का ही एक गुट है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसने अकेले 2025 में 180 से भी ज्यादा हमले पाकिस्तान आर्मी पर किए हैं, जिनमें 200 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं। छोटे सिपाही से लेकर ब्रिगेडियर जनरल तक को BLA ने निशाना बनाया है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। 11 मार्च 2025 पाकिस्तान के क्वेटा से जफर एक्सप्रेस अपने टाइम से 2 घंटे लेट थी। 450 पैसेंजर के साथ ये ट्रेन पेशावर जा रही थी। ट्रेन अपनी नॉर्मल रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि एक तेज धमाके की आवाज आती है। ये धमाका ट्रेन से कुछ दूर पटरियों के बीच में हुआ था। जब लोको पायलट ने आगे देखा तो ट्रैक टूट चुका था। वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ट्रेन डीरेल हो चुकी थी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, 70 से 80 बंदूकधारी लोग ट्रेन पर हमला कर देते हैं। ये एक ट्रेन हाईजैक था। इस पूरे हाईजैक की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। अब जैसे ही ये पता चला कि जफर एक्सप्रेस हाईजैक हो चुकी है, तो तुरंत पाकिस्तानी आर्मी ने एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया। 30 घंटे चले इस मिशन में तकरीबन 25 पाकिस्तानी फौजी, 10 सिविलियन और 34 BLA लड़ाके मारे जाते हैं। इस हमले के कुछ दिन बाद 17 मार्च को क्वेटा में एक आर्मी कॉन्वॉय जा रहा होता है। अचानक से एक कार सीधा कॉन्वॉय की एक बस से जा भिड़ती है और एक जोर का धमाका होता है। देखते ही देखते 26 से भी ज्यादा पाकिस्तानी फौजी इस फिदाई हमले में मारे जाते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी भी BLA ही लेता है। ऐसा ही सिमिलर अटैक इससे 2 साल पहले कराची में होता है। 27 अप्रैल 2022 कुछ चाइनीज बिजनेसमैन अपने प्राइवेट बॉडीगार्ड्स के साथ एक डील के लिए कराची आए हुए थे। तभी एक 30 साल की महिला डॉक्टर शहरी बलोच उनके पास आती है और अपने हाथ में पकड़े रिमोट पर एक बटन दबाती है। इसके अगले ही पल एक तेज धमाका होता है। इसमें 3 चाइनीज बिजनेसमैन के साथ उनके बॉडीगार्ड भी मारे जाते हैं। इस हमले के सिर्फ 1 घंटे बाद BLA की मजीद ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन जईद बलूच का एक बयान आता है कि सिंपल एंड क्लियर मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान, हमारा आज मिशन सक्सेसफुल हुआ और जल्द चाइना बलूचिस्तान को लूटना बंद नहीं करेगा तो ऐसे हमले आगे होते रहेंगे। इस पूरी घटना से चाइना भी तमतमा गया। उसने खुद की सेना भेजने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही उन पर भी एक के बाद एक हमले होते गए। यही नहीं, अभी हाल ही में जब इंडिया ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तब भी BLA ने बलूचिस्तान में 50 जगहों पर 71 से भी ज्यादा हमले किए, जिसमें 30 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए। एक तरफ जहां BLA जैसे विरोधी गुट हथियारों से पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मीर यार बलोच और शहनाज बलोच जैसे एक्टिविस्ट्स पाकिस्तान को राजनीतिक रूप से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आए दिन ये लोग पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करते रहते हैं। इन प्रोटेस्ट से पाकिस्तानी सरकार और आर्मी की पूरी दुनिया के सामने रोज बेइज्जती होती रहती है। BLA हो या शहनाज बलोच, इन सब की बस एक ही मांग है, बलूचिस्तान की आजादी। ये मांग उस दिन से चल रही है जिस दिन खुद पाकिस्तान वजूद में आया था। अब बलूचिस्तान आजाद होगा या नहीं, इसका जवाब तो सिर्फ समय के पास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी की मांग क्यों कर रहा है? लगातार इतने सारे हमलों के पीछे आखिर क्या वजह है? क्यों आजादी के 78 साल के बाद भी बलोची लोग पाकिस्तान के इतने खिलाफ हैं? आखिर पाकिस्तान सरकार की वो कौन सी गलतियां थी जिन्होंने इतने बड़े विरोध को जन्म दिया?
नमस्कार, मैं हूं निकुंज और आप देख रहे हैं निकपीडिया, जहां हम आज जानेंगे बलूचिस्तान की लगातार उठ रही आज़ादी की मांग के बारे में। साल 2023 से अब तक पाकिस्तान आर्मी पर ऐसे 800 से भी ज़्यादा हमले हो चुके हैं और ये सिर्फ BLA के हमले हैं। ऐसे पाकिस्तान में 45 से भी ज़्यादा ग्रुप हैं जो पाकिस्तान से आज़ादी को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अगर हमें इस पूरी कहानी की जड़ में जाना है और ये समझना जरूरी है कि मौजूदा परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, तो थोड़ा समय में पीछे चलना पड़ेगा। साल 1946 में बलूचिस्तान 6 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसे कुछ ट्राइबल लीडर कंट्रोल किया करते थे। इसमें क्वेटा, चगाई, खारान, मकरान, लासबेला, कलात और ब्रिटिश लीज एरिया काची और सरवान आते थे। इसमें कलात को इन सभी इलाकों का मुखिया माना जाता था। 1950 के दशक में यहाँ के राजा हुआ करते थे मीर अहमद यार खान अहमदजई। 1946 में जब यह तय हो चुका था कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले हैं, कई रियासतों के पास यह विकल्प था कि वो भारत या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं या अपना खुद का देश बना लें। तब कलात के सुल्तान मीर अहमद ने यह तय किया कि बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क रहेगा, वो ना भारत से जुड़ेगा और ना ही पाकिस्तान से। इस फैसले का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था, जो इस बंटवारे के लिए खुद भी जिम्मेदार थे। मार्च 1946 में मीर अहमद ने अंग्रेजों के सामने मांग रखी कि कलात एक आज़ाद मुल्क बनेगा। इस काम के लिए मीर अहमद ने मोहम्मद अली जिन्ना की मदद ली और एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार करवाया। उस समय के गवर्नर माउंटबेटन कलात को एक देश के तौर पर पहचान देने के लिए भी राजी हो गए। इस बात से सुल्तान अहमद इतने खुश हुए कि उन्होंने जिन्ना को पूरे कलात का ऑफिशियल लीगल एडवाइजर बना दिया था। पर सुल्तान को क्या पता था कि वो एक जहरीले सांप को पाल रहे हैं जो वक्त आने पर उन्हें ही डसेगा। मीर अहमद पूरे बलूचिस्तान को एक सेक्युलर देश बनाना चाहते थे, लेकिन जो बाकी के बलोची मुखिया थे वो शायद ये नहीं चाहते थे। 4 अगस्त 1947 के दिन मोहम्मद अली जिन्ना, मीर अहमद और माउंटबेटन के बीच एक बार फिर से दिल्ली में मुलाकात होती है। इस बार मीर अहमद माउंटबेटन के सामने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने की मांग रखते हैं, जिसमें कलात आधिकारिक रूप से एक आज़ाद देश बनता। माउंटबेटन ने आज़ादी की मांग को तो मान लिया। जब यह एग्रीमेंट साइन हो रहा था तब मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान ने इस बात पर सहमति जताई कि पाकिस्तान कलात को एक आज़ाद देश की तरह एक्सेप्ट करेगा। 11 अगस्त 1947 को ऑफिशियल अनाउंसमेंट करवा दी जाती है कि कलात एक आज़ाद देश रहेगा और पाकिस्तान वो पहला मुल्क बना जिसने कलात को एक देश के तौर पर मान्यता दी। आज़ादी मिलने से सुल्तान मीर अहमद खुश थे, पर ज़्यादा दिनों तक नहीं। जब ये सब हो रहा था तब जिन्ना चगाई, खारान, मकरान और लासबेला के सरदारों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे थे। जिन्ना ने उनसे कई वादे भी किए थे। आज़ादी के बाद पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बनेगा जिसमें बलूचिस्तान का कल्चर सेफ रहेगा, सरदारों को सरकार में ऊंचा पद मिलेगा। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं आता है तो भारत हमला कर देगा और आप पर हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा। जिन्ना की इस चाल में ये चारों सरदार फंस गए और पाकिस्तान में अपने इलाकों को मिलाने के लिए राजी हो गए। आज़ादी के बाद जिन्ना लगातार कलात के राजा मीर अहमद पर भी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दबाव बनाने लगते हैं। 17 मार्च 1948 को कलात को छोड़कर बाकी सारे बलोची इलाके आधिकारिक रूप से पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं, लेकिन मीर अहमद ने साफ कह दिया था कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं। फिर 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना कलात पर हमला कर देती है और कराची में सुल्तान मीर अहमद से जबरदस्ती जिन्ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवा लेते हैं। जिन्ना की इस हरकत का बलोची लोगों ने जमकर विरोध किया। कई रैलियां निकाली गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके कुछ दिन बाद मीर अहमद के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हमने बलूचिस्तान के आज तक के सभी रिवोल्ट को 5 फेजेस में बांट दिया है ताकि आपको आसानी में समझ आ सके कि आखिर हर बार रिवोल्ट का क्या कारण रहा। और यहां से शुरू होता है बलूचिस्तान रिवोल्ट का पहला फेज। साल 1948 में प्रिंस करीम और उनके 100 साथियों ने पाकिस्तानी आर्मी पर एक के बाद एक कई हमले किए। गुरिल्ला वॉर के जरिए ये लोग रोज आर्मी पर हमला करते और पहाड़ों में छुप जाते। कई महीनों की मेहनत के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी इन्हें रोक नहीं पाई। तब उन्होंने वही किया जिसमें वो माहिर थे, धोखा।
कुछ पाकिस्तानी फौजी निहत्थे होकर प्रिंस करीम के पास जाते हैं और कुरान की कसम खाते हैं कि वो उनकी बात सुनेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे और वादा करते हैं कि उनके साथियों को माफी भी मिल जाएगी। प्रिंस करीम इन फौजियों पर विश्वास करके सरेंडर कर देते हैं, लेकिन माफी तो दूर की बात है, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर होना क्या था? प्रिंस करीम और उनके साथियों को 10 साल की सजा सुना दी जाती है। इस खबर ने बलूची लोगों में एक बार फिर विरोध की भावना जगा दी। रोज आर्मी पर हमले होने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे पाकिस्तानी आर्मी इस पूरे विरोध को बेरहमी से दबा देती है। फिर शुरू होता है दूसरा फेज। साल 1955 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था। वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान जो कभी आज का बांग्लादेश हुआ करता था, थैंक्स टू द इंडियन आर्मी। इस समय मिलिट्री जनरल अयूब खान के कहने पर प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा ने 1 यूनिट पॉलिसी लागू की, जिसके तहत वेस्ट पाकिस्तान के चारों प्रोविंस अब सिर्फ एक प्रोविंस की तरह काम करते। चीफ मिनिस्टर्स की जगह बस एक ही प्रधानमंत्री होता। इस पॉलिसी के चलते बलूचिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। नौकरियों से लेकर हर छोटे बड़े सरकारी पद पर पंजाब के रईसजादों को बिठा दिया गया। जहां पहले जिन्ना ने वादा किया था कि बलोचों का कल्चर पाकिस्तान में सुरक्षित रहेगा, अब वो सब खतरे में पड़ गया था। 1 यूनिट पॉलिसी के चलते जनरल अयूब खान ने एक के बाद एक बलोची लोगों को मिलने वाले सभी राइट्स को छीन लिया। अपने हकों को छिनता देख फिर एक बार बलूचिस्तान विरोध की लपटों में जलने लगा। साल 1955 से 1958 के बीच जबरदस्त आंदोलन की लहर चली। लाख कोशिशों के बाद भी पाकिस्तानी सरकार बढ़ते आंदोलन को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। आखिर में तंग आकर प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा ने अयूब खान के कहने पर ही मार्शल लॉ लागू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी ने एक बार फिर रिवोल्ट को दबाने के लिए बलोचों पर क्रैकडाउन शुरू किया, लेकिन इस बार एक 80 साल के नवाब नौरोज खान ने अपने परिवार और 140 साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट शुरू किया। 1 साल चली इस लड़ाई में पाकिस्तानी आर्मी कुछ खास नहीं कर पाई। उल्टा काफी नुकसान उठाने के बाद आर्मी ने नौरोज खान से समझौता करने की बात की। उन्होंने कहा, अगर आप हमला बंद कर दें तो सरकार माफी दे देगी। यहां भी कुरान की झूठी कसम खाई गई। जैसे ही नौरोज खान ने सरेंडर किया, पाकिस्तान ने फिर वही किया जिसमें वो माहिर था, धोखा। 15 जुलाई 1960 को नौरोज खान और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। इस घटना ने बलोची लोगों के दिल में पाकिस्तान के खिलाफ और जहर भर दिया। रिवोल्ट और तेज हो गया। यह विरोध तब तक चला जब तक 1970 में मिलिट्री डिक्टेटर जनरल याया खान ने 1 यूनिट पॉलिसी को खत्म नहीं कर दिया। इसके 1 साल बाद लड़ाई का फिर तीसरा फेज शुरू हुआ, जब इंडियन आर्मी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। इसी दौरान पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने नए संविधान के लिए राजनीतिक समर्थन मांगना शुरू किया, जिसमें कुछ बलोच पार्टीज भी शामिल थी। अब जैसे ही संविधान तैयार हुआ, भुट्टो ने सीधा बलूचिस्तान की सरकार गिरा दी। सभी बलोच पॉलिटिकल पार्टीज पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें बैन कर दिया गया और इन सब पर मिलिट्री क्रैकडाउन शुरू हो गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्रैकडाउन में 5000 से ज्यादा बलोची मारे गए, जिनमें बड़े पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट भी शामिल थे। भुट्टो ने एक बार फिर वही किया जिसमें पाकिस्तान माहिर था, धोखा। लेकिन भुट्टो की ये चालाकी उस पर ही भारी पड़ गई। इंडिया से 1971 की वॉर हारने के बाद भुट्टो का तख्ता पलट हो गया और जिया उल हक ने सत्ता हथिया ली। जिया ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले भुट्टो को फांसी करवाई, ताकि दूर दूर तक उससे सत्ता लेने वाला ना बचे। भुट्टो को आखिरी में वही मिला जिसका वो शायद हकदार था। वहीं जिया उल हक पहला पाकिस्तानी लीडर था जिसने बलोची लोगों के साथ मिलकर शांति की बात की और कुछ हद तक शांति बहल करने में सफल भी रहा। लेकिन तब एंट्री होती है अमेरिका और सोवियत यूनियन की, जो अफगानिस्तान में अलग ही जंग लड़ रहे थे। सोवियत अफगान वॉर के चलते अमेरिका ने $बिलियन पाकिस्तान को दिए, ताकि वो ऐसे मुजाहिदीन तैयार करे जो सोवियत के खिलाफ लड़े। इसी दौरान सोवियत ने भी बलूचिस्तान की स्थिति देखते हुए बलोची स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को तैयार करना शुरू किया। 1975 से 78 के बीच 2 KGB एजेंट्स मीसा और साशा ने कई स्टूडेंट्स को रशिया में ट्रेनिंग दिलवाई, लेकिन इस ट्रेनिंग का सोवियत को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। भले ही सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान से हाथ खींच लिया, लेकिन एक ऐसे ग्रुप की नींव पड़ चुकी थी जिन्होंने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। BLA शायद कभी इतना मजबूत नहीं होता अगर चाइना की एंट्री ना होती।
1990 के आसपास ये पता चला कि बलूचिस्तान में गोल्ड, कॉपर, यूरेनियम, कोल और कई रिच मिनरल्स के बिलियन टन रिजर्व्स हैं। पाकिस्तानी सरकार ने इन रिसोर्सेज के लिए चाइनीज कंपनीज को माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स दी। बलोचों को लगा कि शायद उनकी गरीबी और भुखमरी के हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन सब महज एक सपना निकला जो कभी पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तानी सरकार ने एक बार फिर बलोचों के साथ वही किया जिसमें वो माहिर थी, धोखा। और यहां से शुरू होता है चौथा फेज। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद चाइनीज कंपनीज अपनी फुल कैपेसिटी से मिनरल्स निकालने लगी। माइनिंग से जो प्रॉफिट आता उसका 50% चाइनीज कंपनीज ले जाती, 48% पंजाब और सिर्फ 2% ही बलूचिस्तान के लोगों को मिलता। नौकरियां तो दूर की बात थी, उनकी जमीनें तक छीन ली गईं और चाइनीज कंपनीज को माइनिंग के लिए दे दी गई। जहां बलूचिस्तान में भुखमरी बढ़ती जा रही थी, वहीं पंजाब प्रोविंस में लगातार डेवलपमेंट हो रहा था। इन सब से तंग आकर BLA जैसे छोटे ग्रुप्स के साथ 6000 से भी ज्यादा बलोचों ने एक आर्मी बनाई और 2000 से 2019 तक पाकिस्तानी आर्मी पर इंटेंस हमले किए। ये हमले इतने सडन और क्विक थे कि पाकिस्तान आर्मी इन्हें रोक नहीं पाई थी। फिर आता है पांचवा और आखिरी फेज, जो आज भी जारी है। 2016 के बाद जब चाइना का CPEC प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो बलोच विरोधियों में एक नई आग भड़क उठी। BLA, BRS और BRA जैसे कई ग्रुप्स ने मिलकर एक नई फोर्स बनाई, BRAS, बलोच राजी आजोई संगर। BRAS ने साफ कह दिया कि अब सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी नहीं, चाइना भी निशाने पर होगा। इसके बाद चाइनीज इंजीनियर्स, CPEC साइट्स और चाइनीज कॉन्सुलेट्स पर लगातार हमले होने लगे। CPEC के अंडर बनने वाले ग्वादर पोर्ट इस गुस्से की जड़ थी। ये वही पोर्ट है जिसे पाकिस्तान ने 40 साल के लिए चाइना को लीज पर दे दिया था, जिससे वहां के लोकल मछुआरों की रोजी रोटी तक छिन गई। जो समुंदर कभी उनका था, आज उन्हें वहां जाने की इजाजत भी नहीं है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बलोचों के साथ जो किया गया है वो इंसानियत पर एक काला धब्बा है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट और कई ग्राउंड सोर्सेज के मुताबिक एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है, 14,000 का। ये वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने इंटेरोगेशन के नाम पर उठाया था और आज भी उनका कोई अता पता नहीं है। उनकी पत्नियां, माएं और बहनें आज भी उनका इंतजार करती हैं कि शायद कभी दरवाजा खुले और उनका बेटा, भाई और पति वापस आए। एक एक्स हैंडल है, इंटरनेशनल वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस। वहां आपको उन गुमशुदा चेहरों की तस्वीरें मिलेंगी जो आज भी लापता हैं। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो शायद आपके दिल में कुछ सवाल जरूर उठे होंगे। क्या ये सिर्फ आतंक है या आजादी की आखिरी लड़ाई? अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक बटन दबाइए। आपके क्लिक से हमें हौसला मिलता है ऐसे रिसर्च बेस्ड और ग्राउंड रियलिटी वाले वीडियोस लाने का। हम हर हफ्ते ऐसी ही अनकही कहानियां लेकर आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।